हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार शाह, BSILS मुंगेर। हम लोग अभी तक सामुद्रिक विधि पर चर्चा कर रहे थे। सामुद्रिक विधि का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। समुद्र अपने अंदर बहुत सारे अथाह खजाना को छुपा के रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समुद्र का महत्व सभी देशों के लिए, विश्व के सभी देशों के लिए, या यूं कहें कि पूरी मानव सभ्यता के लिए एक किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत सारे देशों का सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जीविकोपार्जन के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से अनेक हित उससे जुड़े हुए हैं। ये जो समुद्र है, समुद्र में सबसे पहले क्या हुआ ना, इसको हम लोग अगर समुद्र में क्या है, यह कॉन्सेप्ट माल्टा के अरविंद पाड्रोजी, उन्होंने समुद्र के अंदर एक खनिज पदार्थ है जिसका नाम मैग्नीज नॉर्डमुल्स है। इस खनिज पदार्थ में मुख्य रूप से 4 खनिज निकलते हैं, जिसमें कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट और निकिल है। यह समुद्र में बहुतायात रूप में पाया जाता है, जिसका आकार आलू के आकार का है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग को क्वेश्चन भी आता है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मैग्नीज नॉर्डमुल। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन यह भी होता है कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, इसका आकार कैसा होता है, आलू के आकार का होता है या अंडाकार होता है। इसमें कितने तरह के खनिज होते हैं, इसमें 40 तरह के खनिज होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह 4 खनिज होते हैं। तो यह मतलब जो जितनी भी बातें होती हैं, इससे हर बात से एक क्वेश्चन इरेज होता है, या तो वो ऑब्जेक्टिव का या शॉर्ट का, और जब पूरी बातों को मिला देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो समुद्र के अंदर जो यह खनिज पदार्थ हैं, तो अरविंद पाड्रो जी ने कहा कि यह जो खनिज पदार्थ है, इसका प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के भलाई के लिए होना चाहिए। वैसे राज्य जो इसको निकाल सकते हैं, अब वैसे राज्य जो इसका विदोहन नहीं कर सकते हैं, सभी को इसका फल मिलना चाहिए। और क्या कहता है ये तो बात हो गई। फिर क्या कहता है, केनिया ने 1971 में एक बात विश्व समुदाय के सामने लाया कि समुद्र में एक आर्थिक क्षेत्र होना चाहिए। यह आर्थिक क्षेत्र तटवर्ती राज्यों को एक ऐसा अधिकार मिले इस आर्थिक क्षेत्र पे कि वह उससे खनिज पदार्थ का विदोहन कर सके, उस आर्थिक क्षेत्र के पॉल्यूशन के बारे में देख सके, उसका सुरक्षा कर सके। यह सब अधिकार तटवर्ती राज्यों को मिले। तो यह आर्थिक क्षेत्र कम से कम 200 मील का हो, यह केनिया का प्रस्ताव था। 1971 के बाद 1972 में भी उन्होंने यह प्रस्ताव लाया। इसके बाद 1973 में पुनः केनिया ने इस प्रस्ताव को विश्व समुदाय के सामने लाया। 1973 में केनिया ने यह प्रस्ताव विश्व समुदाय के सामने लाया। उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से रखा कि यह जो आर्थिक क्षेत्र है, यह पूरे तटवर्ती राज्यों को इस पर जो अधिकार है वह एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के अधिकार के रूप में मिले। ये अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र का जो धारणा है ना, ये सबसे पहले केनिया लाया। केनिया इसको एशिया अफ्रीका विधिक सलाहकारी समिति के समक्ष 1971 के कोलंबो सत्र में और 1972 के लागोस सत्र में, दोनों सत्र में लेकर आया। लेकिन फिर इसको लास्ट में अंतिम रूप से संयुक्त राष्ट्र का जो समुद्र तल प्राधिकरण है, उसके समक्ष इसको लास्ट रूप में लाया। और उसने यह बोला पूरे विश्व समुदाय को, उसमें वो सेक्शन 2 में इसके विषय में पूरी बातों को रखते हुए बोला कि ये जो ये आर्थिक क्षेत्र जो है, ये कम से कम 200 मील जरूर मिलना चाहिए तटवर्ती राज्यों को। और इस आर्थिक क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधि हो, इस आर्थिक गतिविधि से जो तटवर्ती राज्य हैं उसको अपने जनता को लाभ पहुंचाने का, और उससे जो खनिज पदार्थ का विदोहन हो, उस खनिज पदार्थ
से जो अपनी जनता को लाभ पहुंचाएगा, और फिर क्या कहता है उस आर्थिक क्षेत्र का प्रदूषण, उस आर्थिक क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त रखना, उस आर्थिक क्षेत्र में जीवित द्रव्य या अजीवित द्रव्य इसके विदोहन का प्रबंध करना, इन सभी का अधिकार उसे मिले। ठीक है, उसके फिर इन सभी के बाद फिर 1982 में समुद्र तल अधिनियम जो बना, उसके सेक्शन 55 में भी इसी बात को रखा गया। उसके अनुसार भी सामुद्रिक पेटी से 200 मील तक के चौड़ाई को अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र माना गया। ये इससे अधिक नहीं होगा, और ये 200 मील तक का जो क्षेत्र होगा, इस पर जो तटवर्ती राज्य होगा इसको अधिकार मिलेगा। और इसमें मुख्य रूप से उसे क्या अधिकार मिलेंगे? समुद्र के अंदर जो प्राकृतिक द्रव्य हैं, जो जीवित द्रव्य हैं, जो अजीवित द्रव्य हैं, उन सभी को निकालने, उसके संरक्षण करने का अधिकार, इस क्षेत्र में किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैले इसको देखने का अधिकार, इस क्षेत्र में वैज्ञानिक खोज करने का अधिकार, इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार, ये सभी अधिकार लास्ट में 1982 वाले अधिनियम के अनुसार भी तटवर्ती राज्यों को मिले हुए हैं। तो अन्य राज्यों को भी इसमें अधिकार मिला हुआ है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सामुद्रिक पेटी का चौड़ाई 12 मील होगा, और इस 12 मील के अंतर तटवर्ती राज्य को पूरा अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अन्य आर्थिक क्षेत्र का तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस चौड़ाई में सिर्फ आर्थिक गतिविधि के लिए तटवर्ती राज्य को अधिकार मिले हुए हैं, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। बाकी चीज़ों में 12 मील पार्श्ववर्ती पेटी रहेगा, बचा हुआ समुद्र खुला रहेगा। खुले समुद्र पे जो अधिकार अन्य राज्यों को मिले हुए हैं, उसी तरह अन्य राज्यों को उस क्षेत्र में भी, जो अगर आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वही अधिकार खुले समुद्र वाला अधिकार ही रहेगा। नौ परिवहन का अधिकार, नौ ले जाने का अधिकार, वैज्ञानिक खोज करने का अधिकार, पाइपलाइन बिछाने का अधिकार, ये अधिकार अन्य राज्यों को भी वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन तटवर्ती राज्यों को विशेष अधिकार मिल जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो हम लोग देख लिए क्या कहता है 1982 वाला बात। अब जो भारतीय स्थिति है, यानी भारत में जो लॉ बना था, भारतीय संसद द्वारा जो पारित हुआ था, जिसका नाम था समुद्र पेटी, महाद्वीपीय समुद्र तल, अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्र क्षेत्र अधिनियम 1976, इसके सेक्शन 7 में भी इस बात को माना गया है। यानी भारत जो है वह भी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 मील की चौड़ाई को मानता है, और जो विश्व समुदाय के द्वारा बनाया गया 1982 वाला अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं तटवर्ती राज्यों को, भारत भी उसे स्वीकार करता है, और भारत में भी उसकी वही स्थिति है।